अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक अखबार में आर्टिकल छपा है जिसके बाद एक बड़ा तूफान है, और उस आर्टिकल के ऊपर इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स पर लंबी लंबी ट्रांसमिशंस हो रही हैं और खूब उछाला जा रहा है इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल में ऐसा क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ कुछ अहम मजीद खबरें हैं जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 27वीं तरमीम में सपोर्ट का इनाम दे दिया जाएगा, उन्हें हुकूमत मिल जाएगी। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट से भी एक खबर आई है इस्तीफे की, और जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं आज। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक और इजलास हुआ रात गए, और उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू फरमाई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जनरल फैज़ हमीद साहब का ट्रायल मुकम्मल होने की भी इत्तलात जो है वो आ रही हैं। तो ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं कि जो एक आर्टिकल छपा है इकोनॉमिस्ट में, और ये बरतानवी जरीदा है इकोनॉमिस्ट, जो कि अदरवाइज़ बहुत अच्छी रेप्यूट रखता है और बड़ा मोतबर और मुस्तनद जरीदा जो है वो माना जाता है। आपको याद होगा पिछले साल इमरान खान साहब के भी आर्टिकल इस अखबार में छपे थे, और इन आर्टिकल्स को बड़ी पजीराई मिली थी। इमरान खान साहब के इन आर्टिकल्स को जब इन्होंने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया था तो उसके ऊपर रिकॉर्ड इनको रीपोस्ट और व्यूज़ मिले थे, और उसके बाद ये वक्तन फ़वक्तन उन आर्टिकल्स को बार बार पोस्ट कर देते थे ताकि इनको मज़ीद व्यूज़ जो हैं वो मिलते जाएं। तो इकोनॉमिस्ट जो अखबार है ये काफ़ी इसकी व्यूअरशिप है, ज़ाहिर है इसकी रीडरशिप बहुत ज़्यादा है, और इस अखबार को लोग बड़ा मुस्तनद ख्याल करते हैं। लेकिन इसमें छपने वाला आज का जो आर्टिकल है वो ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी और मोहतरमा बुशरा बेगम साहिबा के ऊपर जो है वो बाकायदा इल्ज़ामात की बौछार कर देता है, और फिर ये भी बताता है कि किस तरह बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो मुख्तलिफ मामलात पर इमरान खान साहब की जो फैसला साजी थी उस पर असरअंदाज हो रही थी। ये जो आर्टिकल है इसके जो ऑथर हैं वो एक बरतानवी सहाफ़ी हैं, लेकिन उनकी जो सारी ये रिपोर्ट है वो बेसिकली एक और पाकिस्तानी सहाफ़ी आप कह लें उन्हें, या जो भी कोई और भी मेरा ख्याल है वो रिसर्चर वगैरह भी रही हैं। तो बहरहाल उन खातून यानी बुशरा तस्कीन उन खातून का नाम है, उनकी मालूमात पर मबनी है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आर्टिकल है बेसिकली ये दो राइटर्स ने मिलकर लिखा है, जिसमें से जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो ये बुशरा तस्कीन साहिबा फ्राहम कर रही हैं। ये बुशरा तस्कीन साहिबा की अगर आप टाइमलाइन जाके चेक करें एक्स के ऊपर तो आपको पता चलता है कि ये बहुत ही कट्टर किस्म की नून लीग की हामी महसूस होती हैं, और इनकी जो पूरी टाइमलाइन है वो बहुत ही एंटी इमरान और एंटी पीटीआई हमें नज़र आती है, जिसमें मुख्तलिफ इन्होंने ऐसी ही चीज़ें पोस्ट की हुई हैं जिसके अंदर सिवाय इल्ज़ाम तराशियों के और बाज़ औक़ात तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी वैसे इन्होंने रीपोस्ट की हैं जो कि बहुत घटिया मवाद है, जो बहुत ही काबिल शर्म मवाद है। यानी जो नून लीग के बहुत ही थर्ड क्लास किस्म के ट्रोल्स आपको पता है यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत ही गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो इन्होंने बहुत ही घटिया और फहश मवाद पर मबनी जो वीलॉग्स हैं उनको भी पोस्ट किया हुआ है। तो इसी से इस खातून की ज़हनियत का आप अंदाज़ा लगा लें। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ हाजरा खान टाइप 2 हैं ये, और उसी किस्म की चीज़ें जो हैं वो की गई हैं। ये उसी तरह की एक कोशिश लग रही है जैसी आयशा गुल अलई साहिबा के थ्रू की गई, रिहाम खान साहिबा की किताब के थ्रू की गई, या फिर उसके बाद हाजरा खान की किताब के थ्रू की गई, और अब ये जो एक नई काविश है वो इकोनॉमिस्ट अखबार में आ गई है। अब इस अखबार का जो ये आर्टिकल है इसके ऊपर ये मोहतरमा और जो इनके को ऑथर हैं ये फरमाते हैं कि जो बुशरा बीबी साहिबा हैं वो तो पहले बड़ी एडवांस्ड किस्म की खातून थी और बड़ी पार्टीज़ में जाती थी, दुपट्टा तक नहीं ओढ़ती थी, लेकिन फिर उसके बाद इमरान खान साहब को बाकायदा ट्रैप करने के लिए, रूहानियत की तरफ उन्हें माइल करने के लिए इन्होंने ये पूरा जो है गेटअप ओन कर लिया, और इस तरीके से ये बाहिजाब खातून बन के बैठ गई, और फिर इन्होंने बाकायदा उनको रूहानियत की तरफ कायल करने और उनका उसके ऊपर बिलीव बनाने के लिए एक पूरा ट्रैप किया गया। उसमें ये कहते हैं कि जो हसास इदारे हैं जिनमें ख़ास तौर पर वो जनरल फैज़ हमीद साहब को ज़ाहिर टारगेट करते हैं कि जी उनकी तरफ से बुशरा बीबी साहिबा को कुछ मालूमात पहले से फ़राहम कर दी जाती थी। बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब को वो मालूमात इस तरह से बताती थी कि जैसे वो अपने इल्म के ज़ोर के ऊपर वो मालूमात उन्हें बता रही हैं। बाद में जब वो चीज़ें एज़ इट इज़ पूरी होती थी या उससे मिलती जुलती चीज़ें होती थी तो इमरान खान साहब फिर बिलीव करने पर मजबूर हो जाते थे कि वाह भाई ये तो कोई बड़ी पहुंची हुई खातून है, और इस तरह वो फिर उनके जाल में फंस गए और वो समझने लगे कि ये वाकई कोई बहुत पहुंची हुई बुजुर्ग हस्ती हैं जिनके पास बड़ा कोई इल्म है।
उसके बाद फिर वो ये भी बताते हैं कि शुरू में जो खावर मानिका साहब है वो तो बड़े खुश हुए, इमरान खान साहब उनके घर जब आते थे और उनको इम्पोर्टेंस मिलती थी तो वो बड़े खुश हुए, लेकिन जब उनकी कुर्बतें बढ़ने लगीं तो फिर खावर मानिका साहब जो हैं उनको बड़ी तकलीफ शुरू हो गई और उन्होंने फिर इसके बाद जो है सारी चीज़ों के ऊपर आवाज़ भी उठाना शुरू कर दी। आर्टिकल के जो राइटर्स हैं वो कहते हैं कि जो उनकी मालूमात हैं वो जो बुशरा बीबी साहिबा के करीबी लोग हैं उनकी मालूमात पर मबनी हैं, मुलाजमीन की मालूमात पर मबनी हैं। अब ये मुलाजमीन वही हैं जो इद्दत केस में भी ऑलरेडी आके घटिया जो लुच्चर गुफ्तगू है वो पहले से ही कर चुके हुए हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो इसकी बुनियाद के ऊपर लिखते हैं। फिर वो ये भी बताते हैं कि जब वज़ीर आज़म भी इमरान खान साहब बन गए तो उसके बाद भी बुशरा बीबी साहिबा के जो अमलियात थे वो कहीं ख़त्म नहीं हुए, और फिर वो बातें जो इससे पहले कई कॉलमों में लिखी जा चुकी हैं और इल्ज़ामात लगाए गए कि जनाब वो सिरियाँ मंगवा के ऊपर फेंकी जाती थीं और वो ऐसे तवहमात में मुब्तला कर देती थी इमरान खान को कि जनाब अब ये आपने ये काम नहीं करना, अब ये काम नहीं करना, अब ये काम करना है। और एक दफ़ा तो उन्होंने ये भी कहा कि 4 घंटे एक फ़्लाइट को भी लेट कराया गया क्योंकि जी उन्हें बुशरा बीबी साहिबा ने इमरान खान साहब को कहा कि इस वक्त फ़्लाई करना दुरुस्त नहीं है, तो 4 घंटे के बाद फ़्लाई करें। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब जो हैं वो टोटली एक तवहम परस्त किस्म के इंसान हैं, बहुत ही सुपरस्टिशियस हैं, और उनको बुशरा बीबी साहिबा ने अपने जाल में फंसा कर ऐसा कर दिया कि फिर इमरान खान साहब जो हुकूमत के फ़ैसले करते थे उसमें भी वो बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनकी जितनी भी मालूमात होती थी और जो उनकी हिदायत होती थी उनको एज इट इज़ फॉलो करते थे। तो ये इसका बेसिकली लुब्बे लुबाब है। अब इसमें उन्होंने 2-3 तरह की चीज़ें हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की है जो कि नई नहीं है, हम पहले भी सुनते रहे हैं कि एक तो ये कि किरदार ख़राब था, नंबर 1, नंबर 2 ये कि जी वो रूहानी उनके पास कोई इल्म नहीं है, वो सिर्फ ढोंग था, और तीसरी बात ये कि इमरान खान साहब टोटली उनके इन्फ्लुएंस्ड में और एक रोबोट की तरह जो है वो कंट्रोल होते हैं बुशरा बीबी साहिबा से। अब ये कोई नई एफर्ट नहीं है। अच्छा, अब अगर ये सिर्फ इकोनॉमिस्ट तक बात छपती और अखबार में ख़त्म हो जाती तो हम कहते हैं कि शायद किसी ने अपनी तरफ से एक आर्टिकल लिखा और छपवा दिया, ठीक है, लेकिन जिस अंदाज से इसको पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर कवरेज मिली और इसके ऊपर बाकायदा ट्रांसमिशंस रखी गई और बीपर्स लिए गए तो उससे ये नज़र आता है कि ये बाकायदा एक मुहिम थी जो कि एक प्लान के तहत की गई है। क्योंकि अगर ये कोई भी ऑर्डिनरी आर्टिकल को इसी तरह उठा के उसको डिस्कस करते हैं तो फिर इसी इकोनॉमिस्ट अखबार में जो इमरान खान साहब का आर्टिकल जिसकी बेपनाह इनको मकबूलियत भी मिली थी और व्यूअरशिप भी मिली थी, तो उस आर्टिकल को इन मीडिया चैनल्स ने फिर आखिर क्यों नहीं चलाया था। अगर मीडिया चैनल्स इसलिए इसको चला रहे हैं कि जी चूँकि ये अखबार में आर्टिकल छपा है, ये हमारे एक सीनियर सियासतदान से मुतल्लिक है तो हम इसको कवरेज दे रहे हैं, तो फिर वो आर्टिकल जो इमरान खान साहब ने खुद लिखा था और जिसके मिलियन व्यूज़ थे उनको आपने क्यों नहीं फिर इस तरीके से बीपर्स के साथ बाकायदा ट्रांसमिशंस में डिस्कस किया। तो ये बाकायदा इस लिहाज से एक बिल्कुल एजेंडे के तहत मुहिम मालूम होती है कि एक दफ़ा फिर किरदार कुशी की जाए, और ये वही एक पुराना और ओछा हथकंडा है जो इससे पहले, जैसे मैंने अभी मेंशन भी किया, बहुत दफ़ा कर चुके। तो आप ये कह सकते हैं कि ये किरदार कुशी मुहिम नंबर पता नहीं कोई 700वीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब के ऊपर जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे, फिर टेरियन वाइट का केस, फिर इद्दत केस, फिर उसके बाद इनके जो खावर मानिका और इनके सारे मामला ताल्लुकात, शादी, हर चीज़, और फिर उसके बाद होते अब ये कहाँ तक आ गए और उसमें पता नहीं कितनी ख़वातीन है। मैं सब वो गन दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, नथिंग न्यू इन इट। सिर्फ एक बात है, ये पता चल रहा है कि इतनी सारी ताकत हासिल करने के बावजूद भी, इतनी कानून साजियाँ करने के बावजूद भी खौफ इमरान जो है वो इनको जीने नहीं दे रहा। अभी तक ये सर पीट रहे हैं और अभी तक ये बार बार कोशिश करते हैं कि इस किस्म की घटिया हरकतों से जो है उनको नुकसान पहुंचाए। अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी को 699 मरतबा इस मुहिम से फ़र्क नहीं पड़ा, ना जिनके खिलाफ मुहिम चलाई गई है उन्हें फ़र्क पड़ा और ना उनके फॉलोअर्स को फ़र्क पड़ता है, ना उनकी मकबूलियत कम होती है, तो जो काम 699 मरतबा नहीं हो सका वो 700वीं मरतबा कैसे होगा। तो बार बार एक ही तजर्बे को रिपीट करना, मुख्तलिफ नताइज की तवक्को रखना, ये सिर्फ गधों का काम है। इसके अलावा मैं इसके बारे में और क्या कमेंट करूं। इससे ये ज़रूर पता चलता है कि आप लोग कितने ज़हनी तौर पर पसमानदा और कितने बीमार लोग हैं कि बार बार आप लोग किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं लेकिन इसके अंदर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। लॉजिकली अगर मैं इसके ऊपर कमेंट करना भी चाहूँ ऐसा हाफी, तो आप देखिए कि भाई अगर इमरान खान साहब इतने ही उनकी
उनकी हर बात मानते थे, हर बात के मोतरफ थे, और ISI के थ्रू उन्हें कंट्रोल किया जा रहा था, उनके पास कोई इल्म था भी नहीं। तो भाई फिर ISI तो उन्हें डायरेक्टली भी ये कहती थी कि उस्मान बुज़दार को हटा दें, बुशरा बीबी साहिबा के थ्रू भी कहलवा सकती थी कि भाई लो भाई उस्मान बुज़दार को हटवा दो और अलीम खान को बना दो, कह सकती थी ना ISI, क्योंकि भाई तो यही कह रहा है आर्टिकल कि जी ISI बुशरा बीबी को कहती थी, बुशरा बीबी आगे जो थी वो इमरान खान साहब को कह देती थी, तो भाई वो ऐसे कह के इमरान खान साहब से जो मर्जी फिर बनवा लेते, फिर प्रॉब्लम क्या था। तो ये बात अपनी जगह हो सकती है कि इंसान कोई भी अपने फैमिली मेम्बर से मुशावरत करे। जब नवाज शरीफ साहब सियासत बाकायदा कर रहे थे, फैसला साजी में कहीं उनकी कोई हैसियत थी, तो वो भी मरियम बीबी साहिबा से बहुत सी बातों में बाकायदा यानी आप कह लें कि हिदायत लेते थे, कंसल्टेशन करते थे, और उनकी अहमियत होती थी फैसले में, जबकि वो उस वक्त मरियम नवाज साहिबा के पास कोई पार्टी ओहदा भी नहीं था। तो अगर मरियम नवाज साहिबा उनको हिदायत दें या कोई मशवरा दें तो ठीक है, लेकिन अगर बुशरा बीबी साहिबा अपने शौहर से कोई डिस्कस कर लें, मुझे नहीं पता वो करती थी या नहीं, मैं तो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये कह रही हूँ कि अगर हम इस बात को सोच भी लें कि उन्होंने कोई मशवरा किया भी होगा, तो वो क्यों गलत है और वो क्यों ठीक है। अगर बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो इमरान खान साहब के हवाले से कोई भी राय रखती थी और वो सिर्फ उन्हें ट्रैप करने के लिए आई थी, तो वो इतनी देर से उनके साथ जेल क्यों काट रही हैं। जब उनका काम पूरा हो गया था तो वो फिर उनको छोड़ के जा सकती थी अगर वो उनके साथ लॉयल ना होती। तो ये और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन असल में बात वही है कि जब आप ये देखते हैं कि इसका मकसद क्या है, तो आपको सारी कहानी खुल के सामने आ जाती है कि कौन लोग हैं जो ये लिख रहे हैं और उनका आगे पर्पज़ क्या है। तो ये बुशरा तस्कीन साहिबा की जो तस्कीन है वो बड़ी ही कोई घटिया चीज़ों से वैसे शायद इनको तस्कीन मिलती है, मुझे तो आर्टिकल देख के यही अंदाज़ा हुआ है। लेकिन अगेन इसका अभी मैं वही देख रही थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो इसका वही हाल करेंगे जो इससे पहले उन्होंने मुख्तलिफ मुहिम्मात का किया है। ना पहले ये मुहिम्मात कामयाब हुई हैं इनके खिलाफ, ना अब होंगी। हाँ, ये ज़रूर पता चल रहा है कि जैसे जैसे PTI की तरफ से एक मुहिम जो है वो ऐसी शुरू होती है या कोई ऐसी बात उनकी तरफ से होती है जिसके ऊपर इदारे की कोई रेपुटेशन के ऊपर बात आती है, जैसे कि सुहेल आफरीदी साहब ने वो मस्जिद वाली बात की थी, या अब ये कल इन्होंने कुछ कानून साजियों के हवाले से बात की, तो ऐसी कोई बात होती है तो फिर ये भी इमरान खान साहब की रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए कोई नई कहानी घड़ के ले आते हैं। तो ये उस तरह की शायद कोई किस्म हो सकती है, लेकिन अदरवाइज़ मुझे समझ में नहीं आता कि बार बार इस तरह की एफर्ट्स करने का आखिर प्रॉब्लम और इसका मकसद क्या है, जबकि ये देख चुके हैं कि इसका कोई फ़ायदा तो इन्हें होता नहीं है। और उसके बाद फिर जो मीडिया चैनल्स का किरदार है वो तो है ही शर्मनाक। यानी इमरान खान साहब के हक़ में कोई भी आर्टिकल छपता है तो वो ये कभी डिस्कस नहीं करते अपने मीडिया चैनल्स के ऊपर, लेकिन उनके खिलाफ कोई आर्टिकल छप जाए, जैसे कुछ दिन पहले एक आर्टिकल ऐसे ही कोई इसराइली अखबार में छप गया था तो वो इन्होंने बड़ा पीटा था। लेकिन वही इसराइली अखबार जब आपकी अस्करी क़यादत के बारे में तारीफ़ों के पुल बांधते हुए कोई आर्टिकल लिखता है कि भाई ये तो बड़े हमारे लिए फ़ायदे में जा रहे हैं, तो तब आप इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन नहीं करते। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको मीडिया का जो किरदार है वो बड़ा खुल के आ जाता है सामने कि किस तरह ये कंट्रोल हो रहा है और किस तरीके से इन्हें ये कहा जाता है कि जी अब इस आर्टिकल छप चुका है, अब इसके ऊपर जो है शुरू हो जाओ, तो ये फिर शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल जी ये आज की जो काफ़ी स्टोरी थी, हाईलाइट हुई थी और इसके ऊपर काफ़ी दोबारा से गन जो है वो उछल रहा है और पता नहीं अब ये कब जाके सिलसिला रुकना है, कब इनकी तस्कीन हो जानी है कि भाई अब बहुत हो गई है। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ साहब लंदन रवाना हो गए 27वीं तरमीम का कारनामा अंजाम देने के बाद, और उसके बाद वहाँ पे उनका मेडिकल चेकअप होगा कहा जा रहा है। तो वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो यहाँ पंजाब में आके आपके लोगों को बताती हैं कि जी हमने तो सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया, इनका मेडिकल चेकअप जो है वो यहाँ हो नहीं सकता, वो अपनी सर्जरीज़ के लिए बाहर जाती हैं, उनके जो अब्बा जान हैं वो अपनी चेकअप के लिए बाहर जाते हैं, और ये जो सारा ख़ानदान है इनको छोटी सी भी बीमारी हो तो ये बाहर भागते हैं। लेकिन यहाँ पंजाब के अवाम को ज़रूर बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमने सेहत के शोबे में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। तो लंदन में नवाज शरीफ साहब भी चले गए। बाय द वे ब्राज़ील से मरियम नवाज साहिबा भी वहाँ पे पहुँच चुकी हैं लंदन में, बड़ी गायब हैं, वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही कोई उनकी एक्टिविटी, लेकिन बहरहाल ख़बर आखिरी यही आई थी कि वो अब लंदन पहुँच चुकी हैं। तो लेट्स सी के जी अब दोनों वापस बाप बेटी कब आते हैं और नहीं आके क्या खिचड़ी पकाते हैं। बहरहाल एक फ़ायदा जो 27वीं तरमीम का है वो अब पीपी को भी मिल चुका है, पीपल्स पार्टी को भी, और इनकी जो कश्मीर में हुकूमत बनवाई जानी थी मामले के मुताबिक तय था,
وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا تھا معاملہ، اور کہا گیا تھا کہ جی پہلے 27ویں ترمیم پہ اچھے بچے بن کے ووٹ دیں، پھر آپ کی کشمیر حکومت بنوائی جائے گی. تو انہوں نے اب چونکہ 27ویں ترمیم میں ووٹ دے کے نہ صرف یہ کہ ووٹ دیا بلکہ بڑھ چڑھ کر اس کو اون کیا، اس کی تعریفیں بیان کی. اس کے بعد جو ہے اب خبر آ گئی ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی کو کشمیر میں حکومت بنا کے دے دی جائے گی. انہوں نے فیصل راٹھور کو اپنا اگلا وزیر اعظم بھی کشمیر کا نامزد کر دیا ہے. تو اب اس میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ویسے اتنے دنوں سے جب تک یہ ترمیم کا رولا گولا تھا، دیکھیے کسی نے عدم اعتماد بھی نہیں پیش کی، تو یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. لاہور ہائی کورٹ کے ایک اور جسٹس صاحب ہیں شمس محمود مرزا صاحب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا آج. یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کے بارے میں یہ سسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید ان کو بھی آگے کہیں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اور اپ رائٹ ججز میں یہ شامل ہو سکتے تھے. کل ایک کیس کے موقع پہ ان کے ریمارکس رپورٹ ہوئے تھے جو کافی امپورٹنٹ ریمارکس تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اب عدالتوں کے پاس تو کوئی پاورز رہی نہیں ہیں، تو اب آپ لوگوں کو ہم کیا ہدایات دیں، کیا فیصلے جاری کریں، جائیں آپ جا کے سڑک پر احتجاج کریں، جو مرضی کریں، ہم اب کیا کہہ سکتے ہیں جب ہمارے فیصلوں پر کوئی عمل بھی نہیں ہوتا. تو شمس محمود مرزا صاحب ان ریمارک سے تو لگتا ہے کہ سمجھ چکے ہیں کہ اس ملک کے عدالتی نظام کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے. تو بہرحال جی آج ان جج صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. تو اس طرح کل ملا کے جو 3 ججز ہیں وہ ابھی تک استعفے دے چکے ہیں، جو کہ مزید آگے ابھی بڑھنے جا رہی ہے تعداد. آج خبر تھی ویسے محسن اختر کیانی صاحب سے بھی ان کا چیمبر لے لیا گیا، ان کا جو آفس تھا وہاں کا وہ لے لیا گیا اور انہیں کسی دوسرے آفس میں شفٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فی الحال جو آئینی عدالت کے لوگ ہیں انہوں نے ادھر ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے ڈیرا لگایا ہے. جنرل فیض حمید صاحب کے ٹرائل سے متعلق ایک خبر آئی ہے کہ جی ان کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا تقریباً 2 سال سے وہ گرفتار بھی تھے، ان کا ایک پورا ٹرائل بھی چل رہا تھا، اور اب ان کی خبر یہ آئی ہے کہ جو ان کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ جلد ہی ان کو سزا بھی سنائی جا سکتی ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ سزا بھی سامنے آ چکی ہے، ممکن ہے کہ انہیں 10 سال کی یا اس کے آس پاس سزا سنا دی جائے. میرے پاس اس کی ڈائریکٹ کوئی تفصیل تو نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن یہ ضرور ہے کنفرم بات کہ اگر ان کو سزا سنائی جاتی ہے تو یہ بڑی دلچسپ بات ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے ہم تاریخ میں ایسا دیکھتے نہیں ہیں کہ اپنے ہی کسی اتنے بڑے جنرل کو جو کہ ISI کا چیف رہا ہو، اس کو اپنے ہی ادارے کی جانب سے اس طرح کی سزا سنائی جائے. اس کے اوپر الزامات ثابت ہوں تو پتہ چلے گا کہ ان کے اوپر کون کون سے ویسے الزامات ثابت کر دیے انہوں نے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ایک اچھی روایت ضرور ہے، میں تو اس پہ خوش ہوں گی اگر ان کو سزا سنائی جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ کم از کم یہ ایک راستہ تو کھلے گا، پھر دوسرے جرنیلوں کی بھی باری آئے گی کہ ہاں بھائی جو آپ کرتے ہیں آپ لوگ انٹچیبل نہیں ہیں، آپ کا بھی احتساب ہو سکتا ہے. تو اچھی بات ہے کہ ادارے نے احتساب کیا ہے جی اپنے جرنیل کا، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان کے ساتھ جنرل باجوہ کا بھی احتساب کرتے، کیونکہ جنرل فیض تو اس وقت DGISI تھے، تو جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جو پاکستان میں ایک آرمی کا سٹرکچر ہے اس میں آرمی چیف جو ہے وہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے. تو اگر جنرل فیض کچھ بھی کر رہے تھے تو اس میں ظاہر ہے بری ذمہ جنرل باجوہ کو تو قرار نہیں دیا جا سکتا. لیکن یہاں پر صورتحال یہ کہ جنرل باجوہ صاحب کو تو کسی نے آ کے ہاتھ بھی نہیں لگایا، پوچھا بھی نہیں، لیکن جنرل فیض حمید صاحب کے اوپر پورا ٹرائل چلایا گیا. ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فرمائشی پروگرام بھی ویسے ہو سکتا ہے، کیونکہ خاص طور پر نون لیگ جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب سے کتنی نفرت کرتی ہے، اور آج تک ہر بات میں ان کا جو ہر آپ کہہ لیں راگ جا کے ٹوٹتا ہے نا، وہ اسی بات پہ ٹوٹتا ہے کہ جی جنرل فیض نے یہ کر دیا، جنرل فیض نے وہ کر دیا، ہر برائی کا ذمہ دار جیسے جنرل فیض ہی ہو. تو اب ان کے جو ٹرائل مکمل ہونے کے بعد کی خبر ہے وہ یہی ہے کہ اب ان کو سزا بھی سنائی جا سکتی ہے. لاسٹلی تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک اور اجلاس ہوا. یہ بھی پہلے کی طرح کا ایک اجلاس تھا جس میں بس وہ آتے ہیں، بیٹھ کے چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس یا پھر ایک اعلامیہ ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن عملی طور پر ابھی تک تحریک تحفظ آئین پاکستان ٹو بی ویری آنیسٹ کوئی پریشانی اس حکومت کے لیے کریٹ نہیں کر سکی ہے. ان کے لوگ آتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں. کل میں نے سنا اختر مینگل صاحب نے بھی جوائن کر لیا اس کو، اور اب یہ 8-10 ہو گئے ہیں رہنما. لیکن ان کے اکٹھے ہونے کا آخر کیا پرپز ہوتا ہے، اور اس کے بعد کوئی ابھی تک اسٹریٹجی جب نہیں دے سکے تو پھر
اس کا فائدہ کیا ہوگا اس تحریک کا، جبکہ آپ آئین پاکستان کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، اور آئین پاکستان کی تو باقاعدہ تدفین کر دی گئی ہے، اس کو لیر و لیر کر کے اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو چکا ہے، اور ابھی تک آپ صرف بیٹھتے ہیں آ کے نشستن گفتن برخاستن والی صورتحال نظر آتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب پہلے پی ٹی آئی کو ہدایات دیتے کہ آپ نے احتجاج کرنے ہیں، پھر انہوں نے یہ فیصلے جو تھے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے کر دیے کہ راجہ ناصر العباس، محمود خان اچکزئی صاحب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے احتجاجی لاحمل دیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی طرف سے بھی کوئی واضح حکمت عملی سامنے ابھی تک نہیں آ سکی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔